अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ एहसानुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोल्ड वार सिनारियो और अमेरिका का जो एक सुपर पावर बनने का मकसद था वो कैसे आया, कैसे कोल्ड वार सिनारियोज़ में अमेरिका ने क्या पॉलिसीज़ इख्तियार की और कैसे एक अपना एक जो इन्फ्लुएंस था वो कैसे एक नज़रिए के अंदर इख्तियार की थी अमेरिका ने। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले थोड़े से हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में हमें नज़र आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और जिसे हम अव्वल जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अव्वल जंग अज़ीम के बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। लीग ऑफ नेशन बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। कलेक्टिव सिक्योरिटी का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब है, वो ये है कि अटैक ऑन वन स्टेट विल बी कंसिडर्ड ऑन अटैक ऑन ऑल द स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर अटैक करेगा या लड़ेगा या वॉर करेगा या वॉर की तरफ जाएगा, तो बाकी के जो स्टेट्स है, चाहे चाहे वीक स्टेट हो चाहे पावरफुल स्टेट्स हो, वो सब इस एक स्टेट के ऊपर हमला करेगा। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, और उसे फेल किया गया। उसके बाद हमें कोई भी जो सबक नज़र आने को मिलती है वो हमें नज़र नहीं आता है और कोई भी स्टेट बाज नहीं आता। तो ऑफ कोर्स जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर लेता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और ऑफ कोर्स 5 साल वो जंग होती है और उसके बाद जर्मनी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता है और यहाँ पे अगर हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक इन्फ्लुएंस रहा अमेरिका का। तो यहाँ पे जापान अगर सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका आ जाता है और जापान के ऊपर, जापान के दो शहर के ऊपर, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी, इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक देता है। और उस मिसाइल्स के नाम है, एक का नाम है फैट मैन, दूसरे का नाम है लिटिल बॉय। तो ऑफ कोर्स बहुत ही एक सिनारियो क्रिएट हो जाता है और अमेरिका खुद को सुपर पावर कहने लग जाता है और ये एटम बम गिराने के बाद अमेरिका खुद को ये समझने लग जाता है कि आई एम द ओनली सुपर पावर जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम। ऑफ कोर्स ये कुछ यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि ये एटम बम जब गिराया था तो बेसिकली ये सिर्फ इसलिए गिराया गया था कि रूस को दिखा सके और जर्मनी को दिखा सके कि आई हैव सुपर पावर, सो यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस। तो ऑब्वियसली उसके बाद अमेरिका को पता है कि, जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका बिल्कुल भी वॉर की तरफ नहीं गया था, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, बस सिर्फ थोड़ा सा रोल प्ले किया था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान भी थोड़ा सा रोल प्ले किया था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था इन दोनों जंगों के दरमियान। तो बाकी के जो स्टेट्स थे, जो पावरफुल स्टेट्स थे, जैसे कि फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये सब लड़ रहे थे और अमेरिका यहाँ पे अपनी जो इकोनॉमी था और मिलिट्री था इसके ऊपर काम कर रहा था। तो ये भी एक वेल एंड गुड पॉइंट था अमेरिका के पास कि इस बाद में सुपर पावर बन गया था। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री था और इकोनॉमी था इसके ऊपर बड़ा एक स्ट्रोंग इन्फ्लुएंस था अमेरिका का और बूस्टअप किया, अपडेट किया अपनी इकोनॉमीज को और अपनी जो मिलिट्री था उसको बूस्टअप कर दिया था। आई थिंक दिस वाज द टाइम वेयर अमेरिका वाज रनिंग इट्स इकोनॉमी। जो बाकी के स्टेट्स लड़ रहे थे और अमेरिका अपना जो इकोनॉमी था और मिलिट्री था उसको अपडेट कर रहा था।
तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन, एरिना ऑफ कन्फ्रंटेशन हो जाती है, और उसका बेसिकली एम ये था कि देयर शुड बी, देयर इज आई थिंक आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, एक नजरियाती जंग और एक जो कन्फ्रंटेशन, एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन दे दी गई थी। उसमें पहला जो पॉइंट था वो था आइडियोलॉजिकल वार, नजरियाती वार, जिसे हम नजरिया कहते हैं, नजर आइडियोलॉजी को हम नजरिया कहते हैं, नजरियाती वॉर स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज उभर आते हैं, कम्युनिज्म जैसे यूएसएसआर रूस सपोर्ट कर रहा था, और एक तरफ कैपिटलिज्म जैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, हाउ डज इट वर्क, एंड कैपिटलिज्म का क्या मतलब है। Of course, there is big difference between these two ideologies. Communism है, communism basically talks about के from each according to his ability to each according to his needs. मतलब जिस बंदे के अंदर जो भी सलाहियत होता है उसके मुताबिक ही उसको पैसे मिलने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं मेरी जो एबिलिटीज है वो मेरे अंदर वो जो एबिलिटी होगा तो ही मैं जाके वो काम करूंगा, और मैं मुझे उस एबिलिटी के मातहत ही पैसे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ये जो सोसाइटी को एक कॉन्सेप्ट दे दिया था कम्युनिज्म ने, ये थोड़ा अजीब हो जाता है। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा वेल एंड गुड कैपिटल आपके पास नहीं होना चाहिए, बस आपकी जितनी एबिलिटी हो उसका उसका उतना ही आपको मिलना चाहिए। तो ये एक स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है। मतलब सारी इक्वालिटी, मतलब सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी के अंदर सारे इक्वल होंगे, मतलब जिसका जो एबिलिटी होगा उसको इतना ही पैसे मिलेंगे। और अक्सर जो पावर होता है वो हम मोनार्क कह सकते हैं, गवर्नमेंट के पास होता है। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जितना कैपिटल होगा उसके पास उतने ही पैसे आ जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पैसे ज़्यादा है, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, कारोबार करूंगा उसके ऊपर, और कारोबार करने के बाद वो मेरे पास डबल आ जाएंगे और मैं अमीर से अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कम्युनिज्म ये नहीं कहता है। कम्युनिज्म कहता है कि बेसिकली दिस इज स्टेटलेस सोसाइटी, और एक स्ट्रक्चर दे दिया था, और आसपास के जो भी जिसका भी हक होता है वो उसको इक्वल हिसाब किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। लेकिन कैपिटलिज्म ऑफ कोर्स एक ब्रॉड सेंस रखता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास कैपिटल हो, कैपिटल मतलब गाड़ी हो, मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपनी कोई चीज़ हो, तो मेरे कैपिटल में ही आ जाता है। तो अब ऑफ कोर्स अगर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा या फिर डबल करूंगा तो ऑब्वियसली वो फिर कैपिटल मेरा कैपिटल बन जाता है। और ये बेसिकली प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को और फ्री ट्रेड इकोनॉमी को, फ्री ट्रेड मार्केट को ये प्रमोट करता है। तो कोल्ड वॉर सिनारियो के अंदर इन दो आइडियोलॉजीज ने बहुत ही इसके अंदर बहुत ही इन्फ्लुएंस किया कोल्ड वॉर सिनारियो के अंदर। तो ऑफ कोर्स बेस भी ये कोल्ड वॉर सिनारियो इन दो आइडियोलॉजीज के ऊपर कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लो कि कम्युनिज्म जैसे काम करता है और कैपिटलिज्म जैसे काम करता है, हु इज गोइंग टू विन? विन विन वाला सीन था कि कौन विन करेगा और कौन अपना आइडियोलॉजी जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा। तो दिस वाज बेसिकली द टू आइडियोलॉजीज इन बिटवीन टू स्टेट्स। तो उसके बाद अमेरिका को पता लग जाता है कि मिसकॉन्सेप्शनल गाइडलाइंस मिल जाती है अमेरिका को दुनिया की तरफ से। मतलब यहाँ से वहाँ से मिसकॉन्सेप्शनल गाइडलाइंस मिल जाती है अमेरिका को, और ये समझने लग जाता है कि ऑफ कोर्स जो रशियन स्टेट्स है, जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे ना कम्युनिज्म आ सकता है। तो डेफिनेटली उसके बाद अमेरिका ने एक थ्योरी इजाद की। उस थ्योरी को नाम दे दिया गया था डोमिनो थ्योरीज।
डोमिनो थ्योरी का बेसिकली एम ये था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर रूस ने कोई भी स्टेट के अंदर, कोई भी कंट्री के अंदर या कोई भी मुल्क के अंदर अगर कम्युनिज्म लेके आया, तो बाकी के जो साथ वाले कंट्रीज है, जो मुल्क है, उसमें भी कम्युनिज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिस वाज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनो थ्योरी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर कम्युनिज्म आ गया, तो जो अफगानिस्तान के अंदर है वहाँ पे भी कम्युनिज्म आएगा, जो इंडिया के अंदर भी कम्युनिज्म आ जाएगा, सारे जो नेबरिंग स्टेट्स है उसके अंदर ही कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ये डोमिनो थ्योरी दी थी अमेरिका ने, एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स। और इस डोमिनो थ्योरी के अंदर दो बातें आ जाती है, दो कॉन्सेप्ट्स राइज करता है। एक है रेड स्केयर, जिसका मतलब है कि ये कोई इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी है कि ये बहुत ही जल्दी फैल सकती हैं। मतलब रेड स्केयर का मतलब ये थोड़ा सा रिलेट करता भी है कम्युनिज्म से, और कम्युनिज्म का जो स्लोगन है वो भी रेड है। तो अमेरिका ने कहा कि ये रेड स्केयर है, इससे बचो, और ये इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी है, इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी है कि ये बहुत ही जल्दी फैल सकता है। और दूसरे का नाम था मैककार्थिज्म, और इसका बेसिकली ये एम था कि जो कम्युनिज्म है वो पॉपुलेशन के लिहाज से पूरी दुनिया में जो है वो उसका इन्फ्लुएंस है। और इसका ये मतलब है कि अगर रशियन जो रूस से अगर वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो आइडियोलॉजीज आएगा तो वहाँ पे भी, क्यूबा के अंदर, यहाँ पे मतलब हमें जो अक्सर रिवोल्यूशनिस्ट मिलते हैं, फिडेल कास्ट्रो हो गया, चे गवेरा हो गया, और भी ऐसे नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। अब अमेरिका को डर ये था कि साथ में क्यूबा है, और क्यूबा भी बेसिकली कम्युनिस्ट स्टेट था, और डर अमेरिका को इस क्यूबा स्टेट से बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए ये कहा गया था कि ये रेड स्केयर है, ये बहुत जल्दी फैल सकते हैं, और पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर है इसकी, और जितना जल्दी हो सके इसको रोकना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसके बाद मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाती है। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट वॉर, दिस इज इनडायरेक्ट वॉर, दिस इज प्रोक्सी वॉर। और ऑफ कोर्स मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के टाइम हमें अमेरिका भी मिलने को नज़र आती है कि वो डिफरेंट स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और रूस भी हमें नज़र आता है और वो भी सपोर्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में बहुत ही एक ब्रॉड सेंस है इसका भी। इसमें यह है कि अमेरिका और रूस आमने सामने एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि दूसरे जो मुल्क है उनको लड़वा रहे थे ये दोनों। तो ऑफ कोर्स मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1946 के अंदर जब इसराइल और इजिप्ट के दरमियान जंग हो रही थी, तो उसमें यह था कि अमेरिका ने इसराइल को बहुत ज़्यादा मिलिटरीली सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मिसाइल्स, वेपन्स, डिफरेंट वेपन्स, और रूस ने फिर इजिप्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन जितना सपोर्ट अमेरिका ने किया था उतना सपोर्ट रूस ने नहीं किया था इजिप्ट को। तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिलिट्री का जो एड होता है वो खर्च होता है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका भी खर्च कर लेता है, क्योंकि अमेरिका वैसे भी स्ट्रॉन्ग था, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग था, मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग था, तो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऑब्वियसली यूएसएसआर, जिसे हम रूस कहते हैं, बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वार का नाम दे दिया जाता है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के अंदर। और उसके बाद एक और चीज़ होता है जिसका मतलब है वॉर ऑफ इकोनॉमीज़। वॉर ऑफ इकोनॉमीज़ का ये मतलब है कि ऑब्वियसली
US was free market capital economy. जैसे पूरी दुनिया के अंदर वो ग्लोबलाइजेशन का एक सीन क्रिएट करना चाहता था और ग्लोबलाइजेशन कर रहा था, लोगों को चीज़ें सप्लाई हो रही थी, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वॉर रनिंग अमेरिका के अंदर। तो ऑफ कोर्स अमेरिका बिल्कुल भी अपनी ये दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमी हो। तो कोल्ड वॉर सिनारियो हो रहा होता है और 1945 के अंदर ट्रूमन, जिसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ट्रूमन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने मार्शल प्लान भी दिया था बाद में, और यूरोप को डेवलप करने की कोशिश भी की थी। ऑफ कोर्स बाद में फिर 14.2 बिलियन डॉलर्स भी प्रोवाइड किए थे पूरे यूरोप को फिर से राइज अप करने के लिए। तो उसके बाद ट्रूमन खुद एक सिग्नल दे देता है जब ये सारा सिनेरियो देख लेता है कि ऑफ कोर्स दिस इज रेड स्केयर, और ये जो कम्युनिज्म है ये कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसी नज़रिया नहीं है, ये मतलब इक्वल राइट स्टेटलेस सोसाइटी है, इसका कोई मज़ा नहीं है। तो ट्रूमन ये कहता है कि डायरेक्ट फ्रॉम वाशिंगटन टू डीसी, अमेरिका से मॉस्को रशिया का कैपिटल है, मॉस्को को लेटर भेज देता है और उसमें ये कहता है कि अगर आप बाज नहीं आओगे और आप ये जो नज़रियाती वार है और ये जो आप अपना नज़रिया फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बेसिकली अगर आप इससे नहीं रोकोगे ना, तो हम पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर फिर ऑब्वियसली जैसे ही पॉलिसीज़ होगी वैसे ही आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो पहले इकोनॉमिकली काम करता था, मतलब उसमें ज़्यादा जिक्र इकोनॉमी का होता था, बाद में फिर स्ट्रेटजी का होता था कि हमें स्ट्रेटजिकली इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे काम करना चाहिए था, अब पॉलिटिकली हो गया। तो इसी तरह ट्रूमन ने कहा कि हम अगर आप बाज नहीं आओगे तो हम पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद ये सिग्नल दे दिया था। ऑब्वियसली फिर स्टालिन का भी तो जवाब है, वो भी एक रिवोल्यूशनिस्ट था, जिसने ऑफ कोर्स 1930 में रशियन रिवोल्यूशन आया और उसमें बड़ा एक इसका बहुत बड़ा रोल था, और उसने भी सिग्नल दे दिया बाद में। 1945 में ट्रूमन ने दे दिया था और 1946 में वापस स्टालिन ने जवाब दे दिया था कि दिस कैपिटलिज्म इज़ इनएविटेबल। अगर आप करना चाहते हो और आप अपना नज़रिया फैलाना चाहते हो तो मेरा भी हक बनता है, मुझे भी अपने नज़रिए के ऊपर काम करना चाहिए, मुझे भी पूरे मुल्क जो साथ में मुल्क है उसके ऊपर ये नज़रिया लाना चाहिए। तो ऑब्वियसली नज़रियाती वार हो रही थी और ये चीज़ें ऑफ कोर्स हो रहा था, और स्टालिन का यहाँ से रिप्लाई आता था वो ट्रूमन का, और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रही थी, रेड स्केयर और आइडियोलॉजी से बेसिकली बात नहीं हट रही थी, और दे हैव प्लेड अ वेरी बिग गेम इन कोल्ड वॉर सिनारियो। अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इस कोल्ड वॉर सिनारियो को अमेरिका ने, या चाहे अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर हो, इसने जो आईआर का कॉन्सेप्ट है वो इतना ब्राउड कर दिया, नेहरू से इतना ब्राउड कर दिया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं और डिप्लोमेसी हो जाती है। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दिस इन लेटर नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑफ कोर्स फॉर नाउ थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का मज़ा आया होगा, गौर से सुना होगा, और जिसको ये आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ बेसिकली कोल्ड वॉर और अमेरिका कैसे सुपर पावर बन गई, उसको भी, उनके लिए भी एक नई आइडिया थी, उनको भी समझ आया होगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी जनरल। वीडियोस को शेयर करते रहे और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।